गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए पलाश हिंदी व्याकरण और जिस पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि 2 दिन तक आपका फ़ोन काम ना करे तो क्या स्थिति होगी। शायद आप कल्पना भी नहीं करना चाहते, क्योंकि फ़ोन हमारे जीवन का अनिवार्य बहुत ज़रूरी अंग बन चुका है। फ़ोन हमें निरंतर अपने प्रियजनों से जोड़े रखता है। फ़ोन की ही तरह दूरदर्शन, समाचार पत्र, इंटरनेट, ईमेल आदि के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये सब ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सभी भाषा या संचार के साधन हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। आइए भाषा और उसके स्वरूप को कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्टता से समझें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। यानी भाषा के बिना ये असंभव है। भाषा के बिना हम दूसरों के विचारों को नहीं समझ पाते और ना ही अपने विचारों को दूसरों को समझा पाते हैं। हाँ जी, वंशिका को कविता पाठ करना था। उसने अनेक कविताएं पढ़ी, फिर एक कविता लिखकर उसका स्मरण याद किया। निश्चित दिन वंशिका ने अपनी कविता सुनाई। श्रोताओं ने उसकी कविता सुनकर उसकी बहुत प्रशंसा की। आगे उदाहरण, इस उदाहरण में आपने देखा कि वंशिका ने पढ़कर कविता छांटी, फिर लिखकर कविता का स्मरण किया। वंशिका ने बोलकर अपनी कविता प्रस्तुत की, जिसे सुनकर श्रोताओं ने बहुत सराहा। यानी श्रोता जो होते हैं वो सुनने वाले होते हैं। संजीव को मुंबई जाना था। उसने इंटरनेट पर सभी उड़ानों की जानकारी पढ़ी, फिर एजेंट से फ़ोन पर बात कर अपनी टिकट ली। हवाई जहाज़ पर जाकर उसने अपनी उड़ान के विषय में पूछा। उसे बताया गया कि उसे कुछ जानकारी लिख कर देनी है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हवाई जहाज़ में बैठ गया। इस उदाहरण से आपने समझा कि संजीव ने पहले इंटरनेट पर जानकारी पढ़ी, फिर फ़ोन पर बोलकर अपनी आवश्यकता बताई, एजेंट की सलाह सुनी, हवाई अड्डे पर उसने लिखकर औपचारिकताएं पूरी की। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है तथा सुनकर या पढ़कर अन्य मनुष्यों के विचार ग्रहण कर सकता है, जानकारी अर्जित करता है या जानकारी इकट्ठा करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा, यह है भाषा की परिभाषा। जैसे भाषा व्यक्ति का वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं। आगे देखिए भाषा के रूप। भाषा को मूल रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मौखिक यानी जो हम मुख से बोलते हैं, लिखित भाषा लिख कर बताना। मौखिक देखिए, बोलकर विचार व्यक्त करना तथा सुनकर विचारों को समझना भाषा का मौखिक रूप है। जब हम अपने मित्रों से, भाई बहन से अथवा अपने अध्यापकों से कोई बात करते हैं तो अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और वे सुनकर हमारी बातों को समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। उदाहरण क्या है? टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, भाषण आदि। दूसरा देखिए लिखित भाषा। पढ़कर विचार ग्रहण करना तथा लिखकर विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है। आरव दूसरे शहर में रहता है और पत्र लिखकर अपनी कुशलता की जानकारी अपने माता पिता को देता है। वे पत्र पढ़कर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में कंप्यूटर तथा इंटरनेट से हमें
हर तरह की जानकारी पढ़कर प्राप्त होती है। ये भाषा का लिखित रूप है, यानी हम अपने विचारों को अगर लिखते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप आ गया। इसका ये मतलब है कि जो हम बात कह रहे हैं दूसरों को समझ में भी आनी चाहिए, चाहे हम लिख कर कहें। इसी को हम भाषा कहते हैं। उदाहरण क्या है? समाचार पत्र, तार पत्र लेखन, ईमेल, SMS आदि। आगे देखिए सांकेतिक भाषा, जैसे संकेत से इशारों में किसी को बात समझाना। भाषा का एक अन्य रूप भी है, वह है सांकेतिक भाषा। बोलने पढ़ने के अतिरिक्त हम कई बार अपनी बात संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते, परंतु बात को हमेशा संकेतों द्वारा समझना संभव नहीं होता। इसलिए हमें भाषा के लिखित और मौखिक रूप का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमें मानना होगा कि भाषा का सांकेतिक रूप पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है। वह भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जा सकती। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। मातृभाषा। विद्यालय में आपके साथ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे कक्षा में समान या एक सी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बच्चे अलग अलग परिवारों, धर्मों व क्षेत्रों से संबंध रखते होंगे। कोई पंजाब से संबंध रखता होगा, तो कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई गुजरात से आदि। उनके घरों में भी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कोई पंजाबी बोलता होगा, कोई हिंदी, कोई बांग्ला या अन्य भाषा। ये भाषाएं उसने अपने परिवार में रहकर सीखी हैं। जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपनी परिवार में सीखता व बोलता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, पाकिस्तान में उर्दू, जर्मनी में जर्मन आदि। हर देश की अपनी भाषा है। भारत तो विविधताओं का देश है। यहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति और भाषा है। भारत में हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मलयालम इत्यादि भाषाएं प्रचलित हैं। इन समस्त विविधताओं के बाद भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है। यही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की पहचान और विशिष्टता है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझे जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह किसी राष्ट्र की पहचान होती है। भारत में विभिन्न भाषाएं प्रचलित हैं। इन सभी भाषाओं की तुलना में हिंदी का प्रयोग अधिकतर भारतीयों द्वारा किया जाता है। अतः भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। भारत के सरकारी कामकाज में हिंदी में ही किए जाते हैं। जिस भाषा में किसी देश के कार्यालयीय कामकाज किए जाते हैं उसे राज्यभाषा कहते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। आगे लिपि, स्क्रिप्ट्स। प्राचीन काल में भाषा केवल मौखिक रूप से प्रचलित थी, यानी सारे मुख से बोलते थे। समय में परिवर्तन आने के साथ ज्ञान को संचित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। ज्ञान को संचित करने के लिए भाषा के लिखित रूप को विकसित करना अनिवार्य था। अतः भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए। सभी ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह बनाए गए और उन्हें लिखित रूप से संचित किया गया, जिन्हें लिपि कहते हैं। अब देखिए लिपि किसे कहते हैं। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों के चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपि समान है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। नीचे दी गई तालिका में कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम दिए गए हैं। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच रोमन और जर्मनी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, मराठी की देवनागरी। हिंदी की देवनागरी तथा अंग्रेजी की रोमन लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। उर्दू की फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यदि लिपि का विकास ना होता तो किसी भी भाषा के ज्ञान को संचित करना असंभव था।
व्याकरण भाषा में प्रांत या क्षेत्र के प्रभाव स्वरूप भिन्नता आ जाती है, उसकी एक रूपता बिखरने लगती है। उच्चारण या लेखन दोष भाषा की सुंदरता व प्रवाह में बाधक है। ऐसे में भाषा को एक रूपता और उसे शुद्धता प्रदान करने के लिए भाषा को नियमबद्ध करना आवश्यक हो जाता है। जो शास्त्र भाषा के प्रयोग, उच्चारण व लेखन को नियमबद्ध कर उसे शुद्धता प्रदान करता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है।